नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए दोस्तों सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी एक और कहानी। कहानी का शीर्षक है तुम्हें पाकर। प्रिया के पत्र ने जया को सोच में डाल दिया। पहले की कोमल भीरू प्रिया का इस पत्र की प्रिया से जया कतई मेल नहीं बैठा पा रही थी। पत्र की शुरू की पंक्तियों ने ही जया को चौंका दिया। क्या यह वही प्रिया है जिसे जया ने बचपन से जाना है? प्रिया ने लिखा था, शेखर के साथ के लिए 7 फेरों का बंधन तोड़कर रजत को पाया है। रजत का साथ पाकर अब और कुछ पाने की आकांक्षा ही शेष नहीं रही। सब कुछ मिल गया है मुझे। बहुत बहुत खुश हूं जया। रजत ने मुझे मेरी पहचान दी है। नहीं नहीं, हम शादी के झूठे बंधन में नहीं बंधे हैं, पर मन के रिश्ते से एक हो चुके हैं। जानती हूं मेरे इस फैसले से समाज मुझे धिक्कारेगा। मुझे चरित्रहीन और कलंकनी जैसी संज्ञाओं से अलंकृत किया जाएगा, पर मुझे इन बातों की परवाह नहीं है। रजत के साथ जान पाई हूं सच्ची खुशी किसे कहते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर जान सकी हूं 7 फेरों की जगह मन का बंधन अटूट होता है। उम्मीद है तू मुझे समझ सकेगी। लंबे पत्र के अंत में प्रिया के हस्ताक्षर थे। जया और प्रिया बचपन की सहेलियां थीं। पड़ोसी होने के कारण दोनों साथ साथ स्कूल और कॉलेज गई थीं। प्रिया संकोची स्वभाव की बेहद संवेदनशील लड़की थी। कहानियां उपन्यास पढ़ते पढ़ते वह भी कहानियां लिखने लगी थी। स्कूल कॉलेज की प्रतियोगिताओं में वह अपनी कहानी पढ़ने का साहस कभी नहीं कर सकी। छात्र छात्राओं की भीड़ों से डरा जाती। जया को अपनी कहानी पकड़ाकर अनुनय करती, जया प्लीज मेरी कहानी पढ़ दे। तू खुद क्यों नहीं पढ़ती? अपनी कहानी के पात्रों की फीलिंग्स तू जितनी अच्छी तरह से व्यक्त कर सकती है मैं नहीं कर सकूंगी। कोई बात नहीं, मेरी कहानी की थीम तो समझी जाएगी। प्राइज मिले या ना मिले मुझे कतई परवाह नहीं है। प्रिया की जिद पर जया को उसकी लिखी कहानी पढ़नी ही पड़ती। कहानियों की ट्रेजेडी जया की आंखें नम कर देती। तू हमेशा ट्रेजेडीज ही क्यों लिखती है प्रिया? जिंदगी में कुछ खुशियां भी तो हो सकती हैं। एक बात जरूर है, तेरी दुखद अंत वाली कहानियां तुझे इनाम जरूर दिला जाती हैं। क्या इसलिए ट्रेजेडीज लिखती है? जया परिहास करती। हम जानबूझकर दुखद अंत थोड़े बनाते हैं। लिखते हुए कहानी अपने आप कुछ से कुछ बन जाती है। प्रिया मासूमियत से कहती, तेरी यह बात तो सच है। कहानी को पढ़ते हुए पाठक जिसे खलनायक समझते हैं, अंत होते होते तेरी लेखनी उन्हें भी सहानुभूति दिला जाती है। सच्चाई स्वीकार करती जया हंस पड़ती। एमए पूरा करते ही जया की शादी आगरा के एक वकील शेखर कुमार के साथ हो गई। विदाई के समय जया के कंधे पर सिर रखकर प्रिया खूब रोई थी। प्रिया के जाने पर जया उदास हो गई थी, पर जल्दी ही रोहित ने उसका जीवन साथी बनकर उसकी उदासी दूर कर दी। समय बीतता गया। विवाह के 6 वर्ष बीत चुकने के बाद प्रिया का यह फैसला क्यों? 2 साल पहले जया एक सेमिनार में आगरा गई थी। ताजमहल देखने के साथ प्रिया से मिल पाने की संभावना ने जया को गले लगाती प्रिया का चेहरा खुशी से जगमगा उठा। तुझे देखकर मैं तो जी गई जया। अच्छा, यानी मेरे आने के पहले आप बेजान थीं। लगता है आज भी तू अपनी कहानियों में ही जी रही है। वही पुरानी ट्रेजेडी क्वीन बनी हुई है। जया ने परिहास किया। कहानियां तो मेरा साथ शादी होते ही छोड़ गईं। एक लंबी सांस लेकर प्रिया उदास हो गई। अरे अब तो तेरे सामने तेरी साकार कहानी बनकर तेरा सौरभ आ गया है। कहाँ है तेरा बेटा? स्कूल गया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। उसके बिना घर खाली लग रहा है। घर में बच्चे का शोर ना हो तो घर असली घर नहीं लगता। जया को अपनी दोनों बेटियां याद हो आईं। उनके शोर से घर का कोना कोना गुलजार रहता है। सच कहूं जया, तो यह खालीपन मेरे मन का प्रतिबिंब है। प्रिया का बुझा चेहरा देख जया चौंक गई। वाह, क्या बात कही है। एक प्यारा सा बेटा और एक चाहने वाला पति। अपना घर और कार के होते हुए भी तेरा मन खाली है। अब और क्या चाहिए जो तेरा खालीपन भर दे? ठीक कहती है जया, शायद इतना सब पाकर और कुछ पाने की आकांक्षा शेष नहीं रहनी चाहिए। पर मेरे मन का कोई कोना बेहद रीता है। कभी लगता है जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। अजीब बेचैनी महसूस करती हूँ। क्यों भाई, क्या हमारे वकील साहब तेरे मन का खाली कोना भर के तेरा जीवन सार्थक नहीं कर रहे हैं? जया ने परिहास किया। उन्हें अपने मुकदमों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। कभी कभी उनकी जीत मुझे रुला जाती है। तेरी बात मेरी समझ से परे है प्रिया। अरे पति की जीत तो पत्नी का गौरव होती है, और तू उल्टा ही कह रही है। कल की शेखर की जीत ने एक 5 साल की बच्ची को उसकी मां से अलग कर दिया। बाप की ओर से मुकदमा शेखर ने जीता था। बाप का अहम जीत गया। बच्ची की मां मेरी चौखट पर सिर पटक पटक कर रोती रही। उसका हाहाकार मुझे अंदर तक चीर गया। बड़ी मुश्किल से उसे हटाया जा सका।
मेरी आंखों में आंसू देख शेखर नाराज हो गए। नाराजगी से कहा था, यह मेरा पेशा है, बेकार की बात पर अपसेट होकर मेरी जीत का मजा किरकिरा मत करो। अगर रोना है तो अपने कमरे में जाकर रो। तुम बच्ची नहीं हो, एक बेटे की माँ हो। बी प्रैक्टिकल। माँ हूं इसलिए तो माँ का दर्द महसूस कर सकती हूँ। अच्छा होता तुम माँ की तरफ से लड़ते और बच्ची माँ को दिलवाते। उस स्थिति में मैं तुम्हारी जीत पर गर्व करती। इसका मतलब मेरी जीत पर दुख मनाओगी? क्या वो अकेली औरत बच्ची को पाल सकती? क्या वह बाप जिसने दूसरी शादी कर ली है बच्ची को माँ का प्यार दे सकेगा? मेहनत मजदूरी करके भी एक माँ अपनी बेटी को प्यार और अच्छी जिंदगी दे सकती है। सच तो यह है, उस आदमी ने अपने अहम की तुष्टि के लिए बच्ची को छीना है। तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ऐसी ही हमदर्दी है तो माँ की ओर से केस लड़ डालो। हाँ, बहस अंग्रेजी में करनी होगी, और अंग्रेजी तुम्हारे लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। मूड खराब करके रख दिया। मुझे सुनाकर शेखर चले गए। उनकी सबसे बड़ी तमन्ना थी उनकी बीवी फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली हो। तू तो जानती है, मुझे शुरू से अंग्रेजी बोलने में हिचक होती थी। बात बात में इस बात को सुनाकर ताने देते हैं। अपनी किस्मत सराहो, बुआ की जिद से तुम इस घर में आई हो। तुम्हें मेरे गले मड़ बुआ खुद स्वर्ग सिधार गईं। क्यों, शेखर क्या जानते नहीं थे तूने हिंदी में एमए किया है? वो भी ऐसे वैसे नहीं, फर्स्ट डिवीजन के साथ टॉप किया है। हमारे घरों में अंग्रेजी कहाँ चलती थी? ये सब शादी से पहले सोचना चाहिए था। एक बात जरूर कहूंगी, शेखर को अपना काम करने दे। तू अपना मन क्यों खराब करती है? वकालत के पेशे में तेरी भावुकता नहीं चलेगी प्रिया। हम क्या करें जया, हमसे ये सब नहीं सहा जाता। किसी गरीब का दर्द शेखर को नहीं सालता। उनसे जबरन पैसे निकलवाते हैं। उनके आंसू और फरियाद उन पर असर नहीं करती। मेरी एक बात मान ले प्रिया, अपने पति को उनका काम करने दे। तू अपना दिमाग क्यों खराब करती है? अरे जिंदगी का मजा लेने की कोशिश कर। आगरा में कितने दर्शनीय स्थल हैं। जब जी चाहे बेटे को साथ लेकर निकल जाया कर। आगरे की चाट का मजा लिया है कभी? याद है, हम कॉलेज में घर से लाया खाना भिखारी को देकर खुद चाट का मजा लेते थे। वो दिन तो हमेशा के लिए खो गए जया। सौरभ को साथ ले जाने के लिए उसके पास वक्त ही कहाँ बचता है। स्कूल से आते ही एक ट्यूटर मैथ्स पढ़ाने के लिए आ जाते हैं। अंग्रेजी सिखाने के लिए मैडम डिसूजा रखी गई हैं। उसे मैनर्स सिखाने, खाना खाने के लिए कांटे छुरी का इस्तेमाल करना, सब उसकी नैनी साइमा द्वारा सिखाया जाता है। मैं तो एकदम नकारा करार कर दी गई हूँ। प्रिया के चेहरे पर उदासी पसर गई। अरे रात में तो तू उसे अपनी कहानियां सुना सकती है, कितनी अच्छी कहानियां लिखती है। शुरू में कोशिश की थी, पर शेखर को मेरी कहानियां पसंद नहीं आई। अंग्रेजी कहानियों, कॉमिक्स की सीडीज से उसे मोहाविस्ट कर दिया गया है। अच्छा, अब ये बातें छोड़, लगता है आज भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। जया ने बात का रुख मोड़ने की कोशिश की। सॉरी जया, अभी खाना लगवाती हूँ। तेरी मनपसंद कचौड़ियाँ और दम आलू बनवाए हैं। तुझसे बातें करते वक्त कहाँ उड़ गया पता ही नहीं लगा, वरना दिन काटना मुश्किल लगता था। इतने दुख में भी मेरी पसंद तो याद रही। जया ने परिहास किया, साथ में प्रिया भी हंस पड़ी। शाम को शेखर जब कोर्ट से लौटे, जया और प्रिया चाय पी रही थी। सौरभ जया के लाए खिलौने लेकर पढ़ने चला गया था। प्रिया से जया का परिचय पाकर हेलो कहकर शेखर ने जाना चाहा। अरे आप कहाँ चले, हमारे साथ चाय नहीं पियेंगे? जया ने हंसकर शेखर को रोकना चाहा। नो थैंक्स, मैं कोर्ट में चाय ले चुका हूँ। कल एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, मुझे तैयारी करनी है। आप अपनी फ्रेंड के साथ चाय एंजॉय कीजिए। फिर किसी की बात की प्रतीक्षा न कर शेखर चले गए। देखा तूने, इन्हें चाय पीने तक की फुर्सत नहीं है। कभी कभी बड़ा अकेलापन महसूस करती हूँ। बेटे को माँ से ज्यादा टीवी में इंटरेस्ट है। सब अपनी दुनिया में मस्त है। तू कहीं जॉब क्यों नहीं लेती प्रिया? एमए की फर्स्ट डिवीजन को जंग क्यों लगा रही है? एक बार शेखर से जॉब लेने की बात की थी, पर वह बेहद नाराज हो गए। कहा था, क्यों, क्या पैसों की कमी पड़ गई है? मैं औरतों की नौकरी के सख्त खिलाफ हूँ। तुम काम पर जाओगी तो घर कौन देखेगा? मैंने अपना घर देखने के लिए तुमसे शादी की है। आगे कभी नौकरी की बात भी मत सोचना। अगर इतना ही फालतू टाइम है तो अपना अंग्रेजी का ज्ञान बढ़ा लो। मेरे फ्रेंड्स की बीवियां जब अंग्रेजी में बात करती हैं तो तुम उनका मुंह ताकती रह जाती हो। शर्मिंदा मुझे होना पड़ता है। तुझे पूछना चाहिए था, क्या तेरी स्थिति नौकरानी की है? बस घर देखना ही तेरा दायित्व है? उस हालत में तो शेखर को किसी अनपढ़ लड़की से शादी करनी चाहिए थी। मुझे लगता है शेखर खुद किसी हीन ग्रंथि से ग्रस्त है। सुना है अनाथ शेखर को उनकी बुआ ने अभावों में पाला है। अब पैसा आने पर शायद वह ऐसी बातें करते हैं। जया उत्तेजित हो उठी। तो शायद ठीक कहती है, मैंने पहले ही हार मान ली।
मैं जॉब के लिए फिर बात करूंगी। सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा, तुझे अपने में हिम्मत लानी होगी। पक्का निश्चय करना होगा कि तुझे जॉब जरूर लेना है। डरने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जॉब लेने से तेरा खालीपन और निष्क्रियता की भावना तिरोहित हो जाएगी। तू कहे तो मैं शेखर से बात करूं? नहीं, तेरी बात समझ में आ गई है। जॉब करने से लगेगा मैं भी कुछ सार्थक कर रही हूँ। कामकाजी औरतें अपने काम के साथ घर की देखभाल भी अच्छी तरह से कर सकती हैं। प्रिया का चेहरा आत्मविश्वास के साथ चमक उठा। जया को आगरा के दर्शनीय स्थल दिखाती प्रिया का मूड खुशगवार हो गया। ताज पहुंच जया ने प्रिया को छेड़ा। याद है तेरी एक कहानी सुनकर मनोज तेरा दीवाना हो गया था। बेचारे ने अपनी प्रेमिका से धोखा खाया था। खूब याद है। न जाने कैसे उसे यह वहम हो गया कि मैं बहुत अर्थों में उसकी प्रेमिका जैसी थी। देवदास बन गया था बेचारा। दोनों की सम्मिलित हंसी में पुरानी खुशियां थीं। जया की घर वापसी तक प्रिया का मूड बदल चुका था। जया ने उसके मन में पक्का विश्वास जगा दिया था। वह भी कुछ कर सकती है। दृढ़ शब्दों में जॉब लेने की बात ने शेखर को चौंका दिया। यह जॉब का भूत फिर सवार हो गया। जरूर यह पट्टी तुम्हारी सहेली ने पढ़ाई है। वह खुद जो जॉब करती है। एक बार कहने पर बात समझ में नहीं आती। औरतों का काम करना मुझे कतई पसंद नहीं है। वैसे भी काम करके कौन से झंडे गाड़ लोगी? कड़ाई से शेखर ने अपनी बात कह दी। मैं कुछ ऐसा पाना चाहती हूँ जिसे पाकर और कुछ पाने की आकांक्षा शेष न रहे। हो सकता है मेरी जॉब मेरी वह आकांक्षा पूर्ण कर दे। प्रिया ने निर्भय अपने मन की बात कह दी। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। अपनी रोने वाली कहानियां लिखते लिखते तुमने खुद अपनी जिंदगी में रोना ही सीखा है। इतना सब कुछ पाने के बाद और क्या चाहिए? अपनी किस्मत सराहो। मुफ्त में मजे उड़ा रही हो। अब मेरा और वक्त बर्बाद मत करो। शेखर झल्ला उठा। दिन भर बेकार रहने से तो अच्छा है कुछ सार्थक काम करूं। सौरभ को पढ़ाने के लिए आपने ट्यूटर लगा रखे हैं। तुम क्या खाक उसे मैथ्स और इंग्लिश पढ़ा सकती हो? हिंदी जैसे आसान विषय में एमए करके फर्स्ट डिवीजन पा लेना बहुत आसान है। आप हिंदी साहित्य के विषय में जानते ही कितना है? शेखर के कटाक्ष ने प्रिया को तिलमिला दिया। मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है। वैसे भी शादी के बाद से घर में आराम फरमा रही हो। किसी कॉलेज में तो जॉब मिलने से रहा। हाँ, चौथी पांचवी के बच्चों को पढ़ाकर शौक पूरा करना चाहो तो कोशिश कर देखो। उतना बड़ा काम भी शायद ही पा सको। क्रोधित शेखर कमरे से चला गया। पति के व्यंग ने प्रिया को आहत जरूर किया, पर किसी भी काम के लिए अनुमति मिल जाना बड़ी बात। बड़े उत्साह से अपना बायोडाटा तैयार कर कई कॉलेजों को भेज दिया। प्रतियोगिताओं में मिले पुरस्कारों ने उसका बायोडाटा वजनी बना दिया। 2-3 कॉलेजों में नाकामयाबी के बाद अंततः एक कॉलेज में उसे चुन लिया गया। प्रिया की खुशी का ठिकाना न था। पति को इस चुनाव की सूचना देना जरूरी था, पर शेखर के कड़वे शब्दों ने उसके उत्साह पर पानी के छींटे डाल दिए। कोएड कॉलेज में जाने की हिमाकत कर रही हो? आजकल के लड़के मेल लेक्चरर्स तक की तो नाक में दम कर देते हैं। तुम किस खेत की मूली हो? भगवान जाने तुम्हारी क्या गत करे। अभी भी वक्त है। जॉब का शौक छोड़ दो। बाद में आंसू बहाने मेरे पास मत आना। अनुत्तरित प्रिया ने मन में संकल्प ले लिया, चाहे जो हो जाए अब वह पीछे नहीं हटेगी। 2 दिन बाद उसे कॉलेज ज्वाइन करना है। सौरभ की देखभाल करने के लिए शेखर ने साइमा नाम की नैनी रखी थी। नैनी को समझाने के बाद सौरभ ने कहा, सौरभ बेटे, कल से तुम्हारी मम्मी भी टीचर बनकर पढ़ाने जाएंगी। तुम साइमा आंटी को परेशान मत करना। ओके मम्मी, पर तुम हमें चॉकलेट जरूर लाना। इतना कहकर सौरभ खेलने भाग गया। नैनी को समझाने के बाद सौरभ से कहा, सौरभ बेटे, कल से तुम्हारी मम्मी भी टीचर बनकर पढ़ाने जाएगी। तुम साइमा आंटी को परेशान मत करना। ओके मम्मी, पर तुम हमें चॉकलेट जरूर लाना। इतना कहकर सौरभ खेलने भाग गया। कॉलेज में प्रवेश करती प्रिया का दिल धड़क रहा था। प्रिंसिपल चक्रवर्ती हंसमुख व्यक्ति थे। वेलकम मिसेस कुमार। उम्मीद है कॉलेज का माहौल आपको पसंद आएगा। चलिए आपका परिचय आपके साथियों से करा दूं। स्टाफ रूम के साथियों ने प्रिया का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। सह प्राध्यापक चंद्रकांत जी ने कहा, एक सुंदर महिला के आने से हमारा हिंदी विभाग सचमुच रसमय हो जाएगा। प्रिया के कान तक लाल हो गए। यह सच था। शादी के 6 वर्षों बाद भी प्रिया के रूप लावण्य में कोई कमी नहीं आई थी। उसकी छरहरी सुडोल काया, भोला निष्पाप चेहरा लड़की होने का भ्रम देता था। शादी के बाद से आज तक किसी ने इस तरह से खुलेआम उसके रूप को लेकर उसकी प्रशंसा नहीं की थी। चंद्रकांत जी, मजाक छोड़िए। प्रिया जी एमए की टॉपर हैं। अपनी कहानियों और लेखों के लिए कई पुरस्कार प्राप्त लेखिका हैं। प्रिंसिपल चक्रवर्ती ने प्रिया की प्रशंसा की।
डॉक्टर चक्रवर्ती, इनका सौंदर्य क्या मजाक की चीज है? यह तो ऐसी सच्चाई है जिसका सब लोहा मान जाए। प्रिया जी, हमारे चंद्रकांत ऐसे ही हैं। वैसे एक कहानीकार के विभाग में आने से हमारे छात्र छात्राएं रचनात्मक कार्यों में आपसे प्रेरणा अवश्य ले सकेंगे। विभागाध्यक्ष रजतनाथ ने सच्चाई से कहा। प्रिंसिपल के जाने के बाद रजतनाथ ने प्रिया को उसकी क्लासेस के बारे में बतलाया। आप नई हैं, इस सत्र में आपको बीए पार्ट 1 और पार्ट 2 की कक्षाएं लेना आसान होगा। आप कहानीकार हैं, अतः आप शायद कहानी और उपन्यास पढ़ाना पसंद करेंगी। मेरा कहानीकार तो कब का मर चुका है। कोशिश करूंगी विद्यार्थी मेरे शिक्षण से निराश न हो। अनायास ही प्रिया के मुंह से सच निकल गया। धन्यवाद, पर कहानीकार की हत्या मेरी दृष्टि में अक्षम्य अपराध है। मेरी कामना रहेगी विषय शिक्षण के साथ आपके कहानीकार को नवजीवन मिल सके। हल्के से मुस्कुराकर प्रिया मौन रह गई। पहले दिन प्रिया का विद्यार्थियों से परिचय कराने रजतनाथ कक्षा में उसके साथ गए। परिचय देकर कहा, अगर आप सब अच्छे अंक और डिवीजन पाना चाहते हैं तो प्रिया जी का एक एक शब्द आत्मसात करना जरूरी है। ध्यान न देने की स्थिति में नुकसान आपका ही होगा। उस नुकसान की भरपाई कर पाना आसान नहीं होगा। तालियों से स्वागत किए जाने के बाद शांत सधे शब्दों में प्रिया ने सबका परिचय लिया। अपनी कहानियां स्वयं पढ़ने का साहस न कर पाने वाली प्रिया में न जाने कहाँ का साहस आ गया कि वह बड़ी सहजता से पाठ्यक्रम के विषय में बातचीत करने लगी। संभवतः उसके पीछे शेखर की चुनौती काम कर रही थी। पहले दिन की सफलता से प्रिया उत्साहित हो उठी। शेखर को सब बताने के लिए उसे डिनर के समय की प्रतीक्षा की। शायद उस समय शेखर उससे उसके पहले दिन के अनुभव के बारे में कुछ पूछे। खाना खाते शेखर को शायद याद ही नहीं रहा कि प्रिया ने आज कॉलेज ज्वाइन किया है। शेखर की ओर से कोई उत्साह न पा प्रिया का उत्साह मन में ही रह गया। देर रात तक प्रिया अगले दिन के लिए लेक्चर तैयार करती रही। अपने समय में पढ़े गए बहुत से टॉपिक्स मानस में सजीव हो उठे। 2-4 दिन बाद रजतनाथ ने प्रशंसा करते हुए कहा, बधाई प्रिया जी, आप तो छा गई हैं। आप कहानी के पात्र इस तरह से सजीव कर देती हैं मानो वे उनके सामने खड़े हों। भाई, प्रिया जी स्वयं सुंदर कहानी है। हम जैसे नीरस लोग भला विषय में रस कैसे भर सकते हैं? प्रिया जी तो कहानी के पात्र गढ़ने वाली कलाकार हैं। चंद्रकांत जी फिर परिहास पर उतर आए। प्रिया जी, हमारे विभाग में प्रत्येक शनिवार को एक साहित्यिक गोष्ठी होती है। विद्यार्थियों के अलावा एक प्राध्यापक को भी अपनी कोई रचना पढ़नी होती है। इस बार की गोष्ठी में आपको अपनी कोई कहानी पढ़नी होगी। रजतनाथ ने अनुरोध किया। नहीं नहीं, अब मेरे पास यहाँ कोई कहानी नहीं है, मुझे क्षमा कीजिए। प्रिया ने सफाई दी। नहीं है तो लिख डालिए। नई लेक्चरर महोदया को हमारा यह अनुरोध तो मानना ही होगा। चंद्रकांत जी ने साहस से कहा। चंद्रकांत जी ठीक कह रहे हैं, खुद मुझे कई बार कविता पाठ करना पड़ा। रजतनाथ ने चंद्रकांत जी की बात की पुष्टि की। आप कविता करते हैं? प्रिया के सवाल पर रजत हंसकर बोले, वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। मतलब कि आप वियोगी हैं। वैसे कविता लिखना तो बहुत कठिन काम है। बहुत कोशिश करने पर बस शायद एक आध कविता ही लिख पाई थी। क्यों, क्या कविता लिखने के लिए आपको कोई प्रेरणा नहीं मिली? अचानक रजतनाथ सवाल कर बैठे। आप किसकी प्रेरणा से कवि बन गए रजत जी? रजत जी के सवाल पर प्रिया ने सवाल कर डाला। छोड़िए, पुरानी कहानी भूल जाना ही ठीक है। हाँ, कहानी सुनाने की शर्त तो आपको पूरी करनी ही होगी। इसमें किसी छूट की संभावना नहीं है। घर पहुंचकर प्रिया ने अपनी पुरानी डायरी खोज निकाली। विवाह के बाद घर से अपनी कहानियों की डायरी और कॉपियां साथ लाने का मोह वह छोड़ नहीं पाई थी। सौभाग्यवश अलमारी के एक कोने में उसकी कहानियां सुरक्षित पड़ी थीं। एक नज़र में उसे अपनी प्रिय कहानी दिख गई। उस कहानी पर यूनिवर्सिटी की कहानी प्रतियोगिता में उसे प्रथम पुरस्कार मिला था। शनिवार की गोष्ठी में पूरा हॉल खचाखच भरा था। धड़कते दिल से प्रिया ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। यूनिवर्सिटी में उसकी कहानी जया ने पढ़ी थी। आज खुद कहानी पढ़ते समय मानो सारे पात्र जी उठे। भावों के साथ वाणी में स्वाभाविक उतार चढ़ाव आ रहा था। एक जगह तो स्वयं उसका गला भर आया। कहानी समाप्त होने के बाद कुछ पलों के सन्नाटे के बाद हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अचानक रजतनाथ ने आगे बढ़कर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, जिस हाथ से यह कहानी लिखी गई है मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। यह कहानी भारत की आधी आबादी यानी नारी के कोमल मन की पीड़ा को साकार करती है। मेरी तो आंखें नम हो गईं। परिहास प्रिय चंद्रकांत जी गंभीर थे।
गोष्ठी समाप्त होने पर छात्र छात्राओं ने उसे घेर लिया। कहानी के विषय में उनकी जिज्ञासा शांत करती प्रिया अभिभूत थी। क्या सचमुच उसका लेखन इतना सशक्त है? शायद उसकी कहानियों में रोमांस और प्रेम का जो अभिनव रूप होता है वही युवा पीढ़ी को आकृष्ट करता था। पर रजतनाथ और चंद्रकांत जी को भी तो उसकी कहानियां इतनी पसंद आई। इसका अर्थ तो यही हुआ, वह अच्छी कहानियां लिख सकती है। रजतनाथ ने अनुरोध भरे स्वर में कहा, आपकी कहानियां पढ़ने का सौभाग्य चाहता हूं, क्या अवसर देंगी? वैसे क्या आपने कभी अपनी कहानियों का संकलन छपवाने के विषय में नहीं सोचा? नहीं, अपने को कभी लेखिका के रूप में नहीं देखा, बस जब मन में कुछ उठा लिख डाला। जानते हैं, आज पहली बार अपनी कहानी खुद पढ़ी है, वरना मेरी कहानियां मेरी फ्रेंड जया पढ़ती थी। आज उसे लिखूंगी। मैंने कहानी खुद पढ़ी तो उसे खुशी होगी। कुछ संकोच से जया ने कहा, बड़ी भाग्यशाली थी आपकी मित्र जिसे इतनी सुंदर कहानियां पढ़ने को मिली। अब यह सौभाग्य मैं चाहूंगा। विश्वास है निराश नहीं करेंगी। मेरे पास कुछ एक कहानियां जरूर हैं, पर कुछ लोग उन्हें मूर्खतापूर्ण भावुकता की संज्ञा देते हैं। वादा कीजिए आप वैसा कुछ नहीं कहेंगे। प्रिया को याद हो आया, एक बार बड़े उत्साह से शेखर को अपनी एक कहानी सुनाने की गलती कर डाली थी। किसी तरह आधी कहानी झेल चुकने के बाद शेखर ने झुंझलाकर रिमार्क दिया था, शेयर फुलिशनेस। औरतों की यही भावुकता उन्हें खुद रोने और दूसरों का मूड खराब करने को मजबूर करती है। रोने रुलाने की जगह क्या कोई उद्देश्यपूर्ण रचना नहीं कर सकती? घर परिवार की औरतों के कर्तव्य जैसे विषयों पर लिखना सार्थक होता। तुम्हारी कहानी तो बस बकवास है। उस दिन के बाद से प्रिया ने अपनी कहानियां भुला दी थी। क्या कह रही हैं आप? आपकी कहानी सुनने के बाद मेरा अनुभव कहता है आपकी हर कहानी अनूठी होगी। ऐसी कहानियों को मूर्खतापूर्ण भावुकता कहने वाले सीने में दिल नहीं रखते होंगे। रजतनाथ की बात सुनकर प्रिया के चेहरे पर खुशी खिलाई। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी कहानियां आपको जरूर दूंगी, पर आपको भी अपनी कविताएं सुनानी होंगी। मेरी कविताएं सूखी नदी सी रसहीन हैं। उनमें किसी के मन को छुपाने की क्षमता नहीं है। उदासी रजतनाथ के चेहरे पर स्पष्ट थी। मन का कोई कोना सूखा भी तो हो सकता है। हो सकता है आपकी रसविहीन कविताएं उस कोने में अपनी जगह बना ले। प्रिया की बात ने रजतनाथ को जैसे चौंकासा दिया। ठीक है, अगर ऐसी नीरस कविताओं की आपको चाहत है तो कल मेरा कविता संग्रह आपके हाथों में होगा। क्षमा कीजिए, आप अपना कविता संग्रह प्रिया जी को अवश्य दें, पर हम सब स्टाफ मेंबर्स आपकी कविताएं सस्वर सुनना चाहेंगे। चंद्रकांत जी ने अनुरोध किया। सबके अनुरोध पर खाली समय में रजतनाथ ने अपनी 2-3 कविताएं सुनाई थीं। कविताओं में जैसे मन की गहन पीड़ा साकार थी। आपने यह कैसे कहा, आपकी रसविहीन कविताएं किसी के मन को नहीं छू सकती? आपकी कविताओं ने तो मेरे अंतर तक को उद्वेलित कर दिया है। सच कह रही हैं या मेरा मन बढ़ा रही हैं? बिल्कुल सच कह रही हूँ। अब आपका कविता संग्रह, कविताओं और कहानियों के आदान प्रदान के साथ प्रिया और रजतनाथ के संबंध बहुत सहज होते गए। अक्सर प्रिया की कहानियों पर चर्चा करते समय रजतनाथ प्रिया को उसकी कहानी के विषय में सकारात्मक सुझाव दे जाते। प्रिया उनके अनुसार कहानी में सुधार लाकर संतुष्ट होती। इस बीच प्रिया ने फिर से नई कहानियां लिखना शुरू कर दिया था। रजतनाथ की कविताएं प्रिया की टिप्पणी की प्रतीक्षा करती। अचानक एक दिन एक नामी पत्रिका में अपनी कहानी प्रकाशित देखकर प्रिया चौंक गई। रजतनाथ ने सबके सामने घोषणा की, आज प्रिया जी सबको मिठाई खिलाएंगी, इनकी कहानी छपी है। कहिए प्रिया जी, मंजूर है? साहस से रजत जी ने कहा, मैंने तो कोई कहानी छपने नहीं भेजी, फिर यह कैसे छप गई? प्रिया विस्मित थी। अगर यह सच है तो यह तो चमत्कार ही है। मुझे लगता है पत्रिका के संपादक तक यह खबर पहुंच गई। एक गुमनाम कहानी लेखिका के पास इतनी अच्छी कहानियों का खजाना है। रजत जी की मुस्कान ने प्रिया का रहस्य स्पष्ट कर दिया। अपनी पहली कहानी उस स्तरीय पत्रिका में प्रकाशित देखकर प्रिया की खुशी का ठिकाना न रहा। शाम को कोर्ट से लौटे शेखर को बड़ी उमंग से पत्रिका दिखाई थी। शेखर, देखो मेरी कहानी छपी है। इस पत्रिका में छपना आसान नहीं होता। देख रहा हूँ, कॉलेज में पढ़ाने की जगह ऐसे फालतू काम किए जा रहे हैं। अच्छा हो यह सब छोड़कर घर गृहस्थी पर ध्यान दो। घर परिवार इन बेकार के कामों से ज्यादा जरूरी है। पत्रिका बिना देखे शेखर ने फरमान सुना दिया। प्रिया का सारा उत्साह कपूर सा उड़ गया। किसने कहा उसे घर परिवार की चिंता नहीं है? घर में कहीं कोई विशृंखलता नहीं है। फिर शेखर की यह टिप्पणी क्यों? प्रिया का मन बुझ सा गया। शेखर की उदासीनता और रूखे व्यवहार के बावजूद रजतनाथ के सानिध्य में प्रिया के मन का खाली कोना जैसे रस से परिपूर्ण होता जा रहा था।
निकटता होते हुए भी रजतनाथ से प्रिया उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में कभी कुछ नहीं पूछ सकी। एक दिन बातों बातों में रजतनाथ की अनुपस्थिति में चंद्रकांत जी ने अनायास ही रजतनाथ के जीवन का रहस्य उद्घाटित कर डाला। रजतनाथ की पीड़ा का कारण एक लड़की थी। उन्होंने उसे सच्चे मन से बहुत प्यार किया, पर वह उन्हें छोड़ गई। क्यों? रजत जी में क्या कमी थी? प्रिया इस रहस्योद्घाटन से विस्मित थी। अमेरिका के इंजीनियर के मुकाबले में रजत जी कमजोर पड़ गए। वह लड़की उन्हें पूरी तरह से तोड़ गई। उसके जाने के बाद उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह के बाद भी तो वह एक अच्छी पत्नी पा सकते थे। रजत ने उसे बेहद संजीदगी से चाहा था। ऊपर से हंसते हुए रजत अंदर से टूट चुके हैं। वैसे आजकल उनमें परिवर्तन देख रहा हूं। उनकी उदासी की जगह चेहरे पर खुशी रहती है। शायद वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। भगवान करे उनके जीवन में फिर से खुशियां आ जाए। प्रिया ने सच्चे दिल से कामना की। वक्त के साथ प्रिया और रजतनाथ के बीच की औपचारिकता दूर होती गई। रजतनाथ आसानी से प्रिया को बस प्रिया पुकारते, पर उनकी जिद के बावजूद रजतनाथ को सिर्फ रजत पुकारने में प्रिया को काफी कठिनाई हुई। उनका तर्क था, अमेरिका में तो माँ बाप को भी नाम से पुकारा जाता है। विद्यार्थी टीचर का नाम लेते हैं। हम दोनों मित्रों की तरह एक दूसरे को नाम से संबोधित क्यों नहीं कर सकते? नाम के आगे डॉक्टर या श्रीमती लगाकर दूरियां बढ़ाई जाती हैं। तुम मुझे रजत नाम से क्यों नहीं संबोधित कर सकती? मेरा नाम क्या इतना खराब है? रजतनाथ की कविताएं करवट बदलने लगी थीं। उनमें उमंग और जीवन के प्रति चाहत उभरने लगी थी। चंद्रकांत जी ने अपने स्वभाव के अनुरूप परिहास कर डाला। लगता है प्रिया जी के व्यक्तित्व ने आप पर प्रभाव डाला है। कविताओं में नए रंग उभरने लगे हैं। इसमें किसी का दोष नहीं है। उनके व्यक्तित्व का आकर्षण ही ऐसा है। अचानक एक दिन न जाने किस मूड में रजत कह बैठे, तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली प्रिया? हम दोनों संसार के सबसे सुखी दंपत्ति होते। मैं ऐसा नहीं मानती। शादी के बाद अक्सर प्यार को सिर्फ जिम्मेदारियां ढोने की शर्त बनते देखा है। स्त्री लेखिका का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं होता। शायद इसलिए मैं आगे कुछ कहती कहती प्रिया चुप हो गई। क्या तुम्हारे जीवन का भी यही सत्य है प्रिया? रजत ने सीधा सवाल किया। मैं अपने को लेखिका नहीं मानती। व्यवहारिक दृष्टि से मेरे पास वो सारे साधन हैं जो किसी स्त्री को चाहिए। पर प्रिया फिर रुक गई। इस पर के पीछे क्या है प्रिया? कुछ नहीं, शायद मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। प्रिया ने बात टाल दी। तुम्हारे पति तुम्हारी परवाह तो करते हैं। अगर परवाह का मतलब बंगला गाड़ी पैसा जुटा देना है तो वो सब मेरे पास है। मेरे पति एक व्यस्त वकील हैं। उनकी व्यवहारिकता और मेरी भावुकता में अंतर होना तो स्वाभाविक ही है ना। मेरा लेखन, कॉलेज में काम करना, उनकी निगाह में समय व्यर्थ करना है। प्रिया अपना सच अचानक कह गई। क्या हम दोनों एक नहीं हो सकते प्रिया? दो मुग्ध नयन प्रिया पर निबद्ध थे। यह क्या कह रहे हैं आप? जानते हैं मैं विवाहिता हूं, एक बेटे की मां हूं। प्रिया जैसे आसमान से गिरी थी। सब जानता हूं। मैंने वही कहा जो बहुत दिनों से कहना चाहता था प्रिया। प्लीज रजत, हमारी मित्रता का गलत अर्थ न लगाएं। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। प्रिया उठकर चली गई। अगले 2 दिन प्रिया कॉलेज नहीं जा सकी। रजतनाथ का सामना करने का उसमें साहस ही नहीं रह गया था। घर में अपने नाम आए कोरियर ने प्रिया को चौंका दिया। लिफाफे में रखे गुलाबी कागज का पैकेट खोलते ही प्रिया की दृष्टि सुनहरी जिल्द से सजी पुस्तक के शीर्षक पर स्थिर हो गई। रजनीगंधा के नीचे लेखिका का नाम प्रिया जगमगा रहा था। कहानी संग्रह का प्रकाशन बिना उसकी जानकारी के कैसे संभव हो सका? प्रिया को समझने में देर नहीं लगी। पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर एक चिट थी। जन्मदिन की अनंत मंगल कामनाएं। अगर आपकी दृष्टि में मैंने गलती की है तो क्षमा की आकांक्षा है। कल आपकी पुस्तक का विमोचन समारोह है। विश्वास है मेरी गलती का दंड अपने प्रथम कहानी संकलन को नहीं देंगी। प्रतीक्षा रहेगी। सस्नेह रजत। प्रिया ने सपने में भी नहीं सोचा था उसकी कहानियां कभी संकलन का रूप ले सकेंगी। रजत ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी है, पर क्या यह बात उसके मन में कभी नहीं आई? काश रजत उसके जीवन साथी होते। रजत के साथ उसके जीवन की दिशा ही कुछ अलग होती। उसकी हर बात को रजत मान देते हैं। उसकी चिंता और समस्याओं का हल मिनटों में निकाल देते हैं। सच तो यह है वह भी कुछ है। इसका भान तो रजत ने ही कराया है, वरना वह तो बस एक ऊबी हुई गृहिणी भर बनकर रह जाती। पिछले सप्ताह विभागीय डिबेट का विषय 7 फेरे नहीं, मन का मिलन चाहिए रखा गया था। प्रिया को यह देखकर आश्चर्य हुआ। छात्राओं के एक ग्रुप ने 7 फेरों वाले विवाह के मुकाबले में मन के मिलन को ज्यादा महत्व दिया। विभा ने जोरदार शब्दों में कहा,
क्या सच्चाई है 7 फेरों की? शायद ही कोई पति 7 फेरों के समय लिए गए वचन याद रखते हों। बेचारी पत्नी जरूर उन वचनों को निभाने की भरपूर कोशिश करती है। इतना ही नहीं, कभी कभी उन वचनों के बंधन में जकड़ी पति के अत्याचार सहने को विवश होती है। डिबेट में विभा का ग्रुप ही विजयी रहा। प्रिया सोचने लगी, समय के साथ लड़कियों की सोच में भी बदलाव आ गया है। स्वयं प्रिया भी इस विचार से सहमत है। पर क्या वह विभा की तरह यह बात खुलकर कह सकती है? अगर उसे रजत जैसा पति मिला होता तो उसका जीवन सार्थक होता। अचानक प्रिया जैसे जाग गई। छी, कैसी बात वह सोच बैठी। पुस्तक को प्यार से सहलाती प्रिया ने सोच लिया, वह विमोचन समारोह में अवश्य जाएगी। शेखर से कुछ कहना व्यर्थ ही होता। रजनीगंधा का विमोचन आगरा के विधायक मोहन कुमार द्वारा किया गया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा, मुझे गर्व है हमारे शहर में इतनी अच्छी कहानीकार है। उनकी कहानियां उच्च स्तरीय हैं। आगरा के पुस्तकालयों के लिए यह पुस्तक खरीदी जाएगी। लेखिका को मेरी बधाई। पुस्तक विमोचन के बाद पत्रकारों ने कहानियों की थीम, विषय आदि पर प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। प्रश्नों के उत्तर देती प्रिया के चेहरे पर आत्मविश्वास और सफलता की खुशी चमक रही थी। अचानक एक महिला पत्रकार पूछ बैठी, आपके पति नहीं दिखाई दिए? क्या वह आपकी सफलता के सहभागी नहीं हैं? वह एक जरूरी केस के सिलसिले में बाहर गए हैं। साथ खड़े रजतनाथ के बहाने ने प्रिया को बचा लिया। समारोह समाप्त होने के बाद भीगे स्वर में प्रिया ने रजत से कहा, आपने मेरा सपना पूरा किया है, इसके लिए धन्यवाद। बहुत छोटा शब्द है। आज भी तुम इतनी उदास क्यों हो प्रिया? क्या मुझे माफी नहीं मिलेगी? प्लीज माफी मांगकर शर्मिंदा ना करें। हम मित्र हैं, हमारे बीच औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब हमारी मित्रता में दरार नहीं आएगी। आज चैन की नींद सो सकूंगा प्रिया। मैं डर गया था कहीं तुम्हें भी खो न बैठूं। हिम्मत करके रात में प्रिया ने अपना संग्रह शेखर को दिखाया, पर उसे देखते ही शेखर का पारा चढ़ गया। मुझसे छिपाकर पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। कितने हजार प्रकाशक को दिए हैं? मैंने पैसे नहीं दिए। शांति से प्रिया ने सच्चाई बता दी। तुम क्या समझते हो मैं मूर्ख हूं जो तुम्हारी बात मान लूंगा? तुम जैसी अनाम लेखिका की किताब कोई बिना पैसे लिए छाप दे, यह असंभव है। यह किताब डॉक्टर नाथ ने छपवाई है। डॉक्टर नाथ तुम्हारे क्या लगते हैं जो बिना किसी फायदे के तुम्हारी किताब छपवा दी? शेखर चीख उठा। वह मेरे विभागाध्यक्ष हैं, मेरी कहानियां पसंद करते हैं। तुम्हारी कहानियां या तुम्हें पसंद करते हैं? ऐसा तो पहली बार सुना है, कोई विभागाध्यक्ष किसी लेक्चरर की किताब छपवाए। सच कहो, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? शेखर का क्रोध चरम सीमा पर था। अनुत्तरित प्रिया शेखर के सामने से हट गई। पिछले कुछ दिनों से शेखर का बर्ताव बेहद रूखा होता जा रहा था। बात बेबात प्रिया की आलोचना करना उनका स्वभाव हो गया था। साथ की महिला वकील मिस तनेजा के साथ देर रात तक काम के बहाने रुके रहना रोज का नियम बन गया था। एक दो बार प्रिया ने कुछ कहना चाहा तो उसे उसकी औकात बता दी गई। उसके बाद प्रिया ने कभी कुछ जानने समझने की कोशिश नहीं की। रात में करवटें बदलती प्रिया की आंखों के सामने से रजत का चेहरा नहीं हट रहा था। अपने को धिक्कारती प्रिया सोच रही थी, 30 बरस की उम्र में पर पुरुष के विषय में सोचते रहना कितना अशोभनीय है। वह कैसे भूल सकती है? वह शादीशुदा ही नहीं, एक बेटे की माँ है। अपने मन पर उसे काबू पाना ही होगा। दृढ़ निश्चय के बावजूद उसका मन बेकाबू ही रहा। दूसरे सुबह अखबार पढ़ते शेखर की दृष्टि कल शाम के पुस्तक विमोचन समारोह पर छपी फोटो पर ठहर गई। फोटो में प्रिया के साथ विधायक मोहन कुमार खड़े थे। शेखर के माथे पर बल पड़ गए। जोर की पुकार पर घबराई प्रिया सामने आ खड़ी हुई। फोटो में किसके साथ सटकर खड़ी हो? तीखी आवाज में शेखर ने सवाल किया। इन्हें क्या आप नहीं जानते? हमारे शहर के विधायक मोहन कुमार हैं। मेरी पुस्तक का विमोचन उन्हीं ने किया था। कुछ गर्व से प्रिया ने कहा। काहे का विधायक? कॉलेज में लड़कियों को छेड़ने की वजह से सस्पेंड किया गया था। पुस्तक का विमोचन कराने के लिए यह गुंडा ही बचा था। मेरी नाक कटाने के लिए और कौन से गुल खिलाओगी? बस बहुत हो गया, कल से कॉलेज नहीं जाओगी। ऊंची आवाज में शेखर ने अपना फैसला सुना डाला। नहीं, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती। रही बात विधायक के चरित्र की, तो इस बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं है। कार्यक्रम मैंने आयोजित नहीं किया था। समझ गया, जरूर यह तुम्हारे रजतनाथ की चाल है। अपने फायदे के लिए विधायक को खुश करने के लिए तुम्हारा सहारा लिया है। शेखर की आंखों से आग बरस रही थी। रजत जी कभी ऐसी ओछी बात सोच भी नहीं सकते। अच्छा, वह महान इंसान है और मैं ओछी बातें करता हूँ। अब मेरा फैसला सुन लो। तुम्हें अपने कॉलेज या पति में से एक को चुनना है। शेखर तैश में खड़ा हो गया। यह कैसा फैसला है?
मैं आपके बारे में ऐसी बात कैसे सोच सकती हूँ? प्रिया विस्मित थी। मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए। तुम कॉलेज छोड़ोगी या नहीं? तमतमाए चेहरे से शेखर ने पूछा। नहीं, दृढ़ता से प्रिया ने जवाब दिया। क्या? तुम्हारी यह मजाल? मेरी बात नहीं मानोगी? अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। आज के बाद ना तुम्हारे लिए इस घर में जगह है ना मेरी जिंदगी में। फौरन निकल जाओ वरना। शेखर ने हाथ उठाया था। यह क्या कह रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी? प्रिया रुआसी हो आई। जहां जी चाहो जा मरो। मैंने फैसला कर लिया। अब और बहस की तो अंजाम बुरा होगा। मेरा क्या अपराध है? आखिर आपकी पत्नी हूं, कुछ तो सोचिए। मुझे कुछ सोचना समझना नहीं है। बहुत पर निकल आए हैं। नाउ गेट आउट ऑफ माई हाउस एंड माई लाइफ। सौरभ की तो सोचिए, वह बच्चा क्या मां के बिना रह सकेगा? प्रिया की आंखें भर आईं। तुम जैसी मां के मुकाबले किसी हॉस्टल में उसकी अच्छी देखरेख और परवरिश हो जाएगी। 4 कपड़े लेकर निकल जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब मेरा टाइम वेस्ट मत करो। मुझे जानती नहीं हो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वकील हूँ, अपने को आसानी से बचा सकता हूँ। शेखर के क्रोध के आगे और मिन्नतें करना व्यर्थ था। इस वक्त घर से बाहर जाना ही उचित था, पर कहाँ जाए वह? आज तो कॉलेज भी बंद था। मानस में एक ही चेहरा उभर रहा था जो उसकी बात समझ सकेगा। शायद कुछ देर बाद जब शेखर का गुस्सा शांत हो तब वह अपनी भूल स्वीकार कर उसे वापस बुला लेगा। अचानक घर पहुंची प्रिया को देखकर रजत ताज्जुब में आ गए। तुम अचानक यहाँ, सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है रजत, और कोई जगह नहीं थी जहां जाती। प्रिया की आंखें छलछला आई। परेशान मत हो, इस घर और मुझ पर तुम्हारा पूरा अधिकार है। बैठो, मैं कॉफी लाता हूँ। प्रिया को कॉफी का मग थमा। रजत उसके सामने सोफे पर बैठ गए। कॉफी समाप्त कर प्रिया कुछ सामान्य हो चली। धीमे धीमे अटकते अटकते प्रिया सारी घटना दोहरा गई। समझ में नहीं आता, पढ़े लिखे इंसान की ऐसी सोच हो सकती है। 6 वर्षों के साथ के बावजूद भी वह तुम्हें नहीं जान सके। पत्नी पर इस तरह शक करना अन्याय है। रजत ने गंभीरता से कहा। आगे के लिए क्या सोचा है प्रिया? प्रिया के मौन पर रजत ने पूछा। शेखर के बुलावे का इंतजार है, और कर भी क्या सकती हूँ? इतने अपमान के बाद लौट कर क्या सम्मान पा सकोगी? रजत ने दृष्टि प्रिया के चेहरे पर गड़ा दी। और कर भी क्या सकती हूँ? प्रिया के रुके आंसू फिर बह निकले। जैसे पल भर में उसने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल फेंका है, तुम भी उसे अपनी जिंदगी से निकाल सकती हो। औरत और आदमी में बहुत फर्क होता है रजत। इसी सोच की वजह से औरत हमेशा हारती आई है। सच कहो, क्या तुम्हारा मन नहीं चाहता कोई तुम्हें, तुम्हारे पूरे वजूद को, तुम्हारी हर अच्छाई कमी के साथ तुम्हें सच्चे मन से प्यार करे? जो नहीं मिला उसके बारे में क्या सोचना। अचानक प्रिया का मोबाइल बज उठा। शेखर का फोन है। प्रिया उत्साहित हो उठी। कान से फोन लगाते ही शेखर की तीखी आवाज सुनाई दी। जानता हूं, अपने आशिक के पास बैठी मुंह काला कर रही हो। कल तलाक के कागजात पहुंच जाएंगे। चुपचाप पेपर्स पर साइन कर देना। साइन ना करने की हालत में कोर्ट में बेइज्जती के लिए तैयार रहना। याद रखना, मैं शहर का नामी वकील हूं, धज्जियां उड़ाकर रख दूंगा। बात खत्म करते ही फोन कट गया था। निरपराध होते हुए भी मुझे तलाक की धमकी दे रहे हैं। इसके पहले कि शेखर के तलाक के कागजात पहुंचे, मैं शेखर को तलाक देना चाहती हूँ। मुझे जो भी सहना पड़े सहूंगी, पर शेखर के अहम को तो चोट पहुंचा सकूंगी। शेखर क्या मुझे छोड़ेंगे? मैं ही उनका परित्याग करूंगी। मेरी मदद कर सकते हो रजत? वाह, यह हुई ना बात। पुरुष हमेशा औरत की दुखती रग पर चोट करता है। स्त्री की कमजोरी उसके अहम को बढ़ावा देती है। तुम ठीक सोच रही हो। मेरा वकील मित्र तुम्हारे तलाक के कागजात तैयार कर देगा। कल सुबह तक कागजात शेखर तक पहुंच जाएंगे। हाँ, एक बार फिर सोच लो। मैं सोच चुकी हूँ, अब पीछे नहीं हटूंगी। प्रिया के चेहरे पर दृढ़ता थी। सौरभ के बारे में क्या सोचा है? मुझे पूरा विश्वास है, समझदार होने पर वह जान जाएगा मैं निरपराध थी। वह मेरे पास जरूर आएगा। प्रिया के भेजे डाइवोर्स के पेपर देखकर शेखर बौखला गया। फोन पर अपशब्दों की बौछार कर तलाक के पेपर्स पर साइन कर दिया। सौरभ से उसके स्कूल मिलने गई प्रिया को बताया गया कि उसे बेटे से न मिलने देने की सख्त हिदायत दी गई है। प्रिंसिपल सहृदय महिला थी। जोखिम उठाकर सौरभ को बुला दिया गया। बेटे को गले लगाकर प्रिया रो पड़ी। नन्हे सौरभ ने उसके आंसू पोंछकर कहा, रो मत मम्मी, पापा गंदे हैं, वो तुम पर चिल्लाते हैं। तुम अच्छी मम्मी हो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हाँ बेटे, जब तुम बड़े हो जाओगे तब हम दोनों साथ रहेंगे। आंसू पोंछ प्रिया ने विदा ली। दूसरी बार सौरभ से मिलने जाने के लिए जब फोन किया तो पता लगा उसे किसी दूसरे शहर के हॉस्टल में भेज दिया गया है।
रजत नाथ ने प्रिया के लिए अलग अपार्टमेंट का इंतजाम जरूर करा दिया, पर उसकी हर जरूरत पूरी करना उनका फर्ज होता। लोगों की बातें अगर उन्होंने सुनी भी तो उन्हें नकार दिया गया। शेखर का इलाहाबाद शिफ्ट कर जाना उसके पुरुष की पराजय ही थी। प्रिया ने अपने को नई जिंदगी में ढाल जरूर लिया, पर सौरभ की याद उसे बेचैन कर देती। रजत जी के कहने पर प्रिया ने उपन्यास लिखना शुरू किया था। तुम्हारे जीवन में इतना कुछ घटा है प्रिया, उसे एक उपन्यास का रूप आसानी से दे सकती हो। तुम्हारे पास एक सशक्त लेखनी है, यह उपन्यास तुम्हारी उपलब्धि होगी। उपन्यास लिखने में प्रिया पूरी तरह से डूब गई। अचानक उसने महसूस किया उपन्यास का नायक रजत जैसा बन गया है। कुछ पृष्ठ पढ़कर रजत ने साहस से पूछा, तुम्हारे नायक को उसकी नायिका कभी मिल भी सकेगी या आजीवन वह उसकी आराध्या ही बनी रहेगी? आराध्य तो नायिका का नायक है रजत। फिर दोनों के मिलने में बाधा क्या है प्रिया? अनुत्तरित प्रिया के दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर रजत ने प्यार से कहा। बहुत प्रतीक्षा कर ली प्रिया, अब इस अंकिंचन को अपना जीवन साथी बना लो, हम विवाह कर लें। नहीं रजत, मैं विवाह शब्द में विश्वास नहीं करती। प्रेम विवाह भी असफल हो जाते हैं। मैं नहीं चाहती हम दोनों के बीच जो प्यारा रिश्ता है वो विवाह के बाद मजबूरी का बंधन बन जाए। ऐसा नहीं होगा प्रिया, हमारा रिश्ता कभी मजबूरी का नहीं हो सकता। मुझ पर विश्वास है ना? तुम्हारा विश्वास ही तो मेरा संबल है रजत, पर विवाह पर कतई विश्वास नहीं कर सकती। मुझ पर विश्वास है तो हम दोनों एक क्यों नहीं हो सकते प्रिया? उम्र की इस सीढ़ी पर ऐसा सोचना क्या ठीक है रजत? प्यार की कोई उम्र नहीं होती प्रिया। मैंने कब सोचा था? वर्षों बाद इस वैरागी मन के तार प्यार की धुन पर झनकृत हो उठेंगे। विश्वास करो, विवाह हमें पूर्ण कर देगा। मेरी बात मान लो। नहीं रजत, विवाह का बंधन मुझे स्वीकार नहीं। अगर तुम विवाह नहीं चाहती तो हम बिना विवाह किए भी तो एक छत के नीचे साथ रह सकते हैं। विश्वास करो, मैं ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा जो तुम्हें अस्वीकार हो। गंभीर स्वर में अपना प्रस्ताव देकर रजत चुप हो गए। एक छत के नीचे पूर्णता प्राप्त करने की जगह शायद हम दो हिस्सों में बंट जाए रजत। ऐसा क्यों कह रही हो प्रिया? साथ रहने से तो प्यार बढ़ता है। रजत विस्मित थे। क्या एक छत के नीचे ना रहते हुए भी हम साथ नहीं हैं रजत? मैं तो हर पल तुम्हें अपने साथ पाती हूँ। हो सकता है एक छत के नीचे रहते हुए हमारी दूरियां बढ़ जाएं। अगर हम एक दूसरे की अपेक्षाओं पर खरे न उतर सके या एक दूसरे की कमियां नजर आने लगे तो क्या होगा? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती रजत। हाथों में चेहरा ढांप प्रिया रो पड़ी। बड़े प्यार से प्रिया के आंसू पोंछ रजत ने कहा, तुम्हारी हर शर्त हर बात सिर आंखों पर। प्रिया, तुमने सच कहा, हमारा रिश्ता अटूट है। इसे कोई नाम देने की जरूरत नहीं है। इसी बात पर एक कप कॉफी हो जाए। बड़े स्वाभाविक अंदाज में हंसते हुए रजत ने फरमाइश कर डाली। प्रिया का आंसू भरा चेहरा चमक उठा। रजत की इसी खासियत ने तो प्रिया को हमेशा मुग्ध किया है। गंभीर से गंभीर समस्या का हल वह किस आसानी से कर जाते हैं। आज भी तो वैसा ही हुआ। प्रिया की दुविधा कितनी आसानी से एक कप कॉफी ने तिरोहित कर दी। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर पुष्पा सक्सेना जी की लिखी कहानी तुम्हें पाकर।